जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हुए हैं जो आपके 18-19 अप्रैल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि इन टेस्ट श्रृंखला के जो प्रश्न हैं उनको लगाना है अच्छे से और उसके बारे में तैयार करना है ताकि जो आपका एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का वो अच्छा हो जाए। दोस्तों, वो भी हम उन भी क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे अपने टेस्ट में जो आज के पेपर में पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं और प्रश्न को लगाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन क्या था? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन जो था वो समाज की भलाई के लिए कर्तव्य परायण था। जो लोग शोषित थे उनके उत्थान के लिए कार्य करता था। रामकृष्ण परमहंस जो मिशन था, रामकृष्ण मिशन, वो उन लोगों के लिए कार्य करता था जो समाज से शोषित थे। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने जी ने की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हम किस रूप में मनाते हैं। तो और देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों, आर्य समाज की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसपुर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों, आज जो 17 अप्रैल का पेपर हुआ था तो उसमें आपके कई स्टेट्स की राजधानियों को पूछा गया है। जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया था झारखंड की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की भी राजधानी पूछी गई थी। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसपुर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। त्रिपुरा की, असोम की, सिक्किम की या फिर मिजोरम की। तो दोस्तों, दिसपुर जो राजधानी है वो है असम की। कहाँ की राजधानी है? असम की राजधानी है दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? देख लेते हैं। तो अगरतला है, अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गैंगटोक है, गंगटोक है दोस्तों। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो सिक्किम की। मिजोरम की राजधानी दोस्तों देख लेते हैं। तो क्या है? आइजॉल। आपको दोस्तों सारे राज्यों की राजधानियां याद करके जाना है, क्योंकि 17 अप्रैल के जो आज तीनों मीटिंग में शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसमें कई राज्यों की राजधानियों का अलग अलग जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आपको भी राजधानी सारे स्टेट्स की याद करके जाना है अपने एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपको सभी पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सोने की खान कर्नाटक राज्य में है। कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी खान इसके लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान दोस्तों। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान दोस्तों सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो हीरा हीरा पन्ना, पन्ना खदान से, पन्ना कहाँ, कौन से स्टेट में है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है दोस्तों आपका। ये आपके इस पेपर में इस बार पूछा जा सकता है कि हीरा के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगर सोने के बारे में पूछता है तो कर्नाटक हो जाएगा। भारत में दोनों ये अग्रणी राज्य हैं। चीनी किस फसल से बनाई जाती है दोस्तों? प्रश्न है
चीनी किस फसल से बनाई जाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गाजर से, खजूर से, गन्ना से या फिर सोयाबीन से। तो दोस्तों चीनी जो बनाई जाती है भारत में प्रमुख रूप से वो गन्ना से बनाई जाती है। कहीं कहीं पर गाजर या फिर शकरकंद से भी भारत में चीनी बनाई जाती है। तो प्रमुख रूप से किससे बनाई जाती है? गन्ने से। और भारत में चीनी उत्पादन या गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। गाजर में, गाजर से या फिर सोयाबीन से। तो सोयाबीन में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों किस मौसम की फसल है? दोस्तों प्रश्न है सरसों किस मौसम की फसल है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, वर्षा ऋतु की फसल है या फिर जायद की फसल है। तो दोस्तों भारत में प्रमुख रूप से तीन ही ऋतुएं होती हैं, एक जाड़ा, गर्मी, बरसात। जो फसलें जाड़े में बोई जाती हैं या फिर कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च फरवरी या मार्च अप्रैल के महीने में जो कटती हैं उनको कौन सी फसल कहते हैं? तो उनको रबी फसल कहते हैं। खरीफ फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, तो उसको खरीफ फसल कहते हैं। जायद फसल उसे कहते हैं जो साल के 12 महीने या 2 सीजन में बोई जा सकने वाली फसल को, जैसे मक्का होता है, उड़द होती है, मूंग होती है, ये फसलें हैं जो जायद की फसल में आता है। तो अभी प्रश्न क्या है? सरसों किस मौसम की फसल है? तो सरसों की बुआई क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। इसलिए सरसों कौन सी फसल है? तो दोस्तों सरसों रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघा सीमा किन देशों के बीच स्थित है? बाघा सीमा के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो भारत नेपाल, भारत चीन, पाक चीन या भारत पाकिस्तान। दोस्तों जो बाघा सीमा स्थित है यह पंजाब की में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत और पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? एलओसी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत चीन बॉर्डर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एलएसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी है? तो चिल्का झील है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चिल्का झील दोस्तों कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि उदयपुर में कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है, जो आपके आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। आपको बताना है कि उदयपुर में वो कौन सी प्रमुख झील है जो उदयपुर में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? प्रश्न है मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बालू या बलुई या रेत मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मरुस्थल हमेशा क्या होते हैं? रेतीले होते हैं। आपने सुन रखा होगा कि मरुस्थल हमेशा क्या होते हैं? रेतीले होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालू या रेतीले। क्योंकि जब सूखे मरुस्थल होते हैं तो हमेशा वो रेतीले ही होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है। दोमट मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अग्निवीरों, आप जरूर फौजी बनोगे। ये प्रश्न आपको करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हमने उन सटीक प्रश्नों को निकाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसका। कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू या फिर अमरनाथ। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका बनवाया था सिखों के चौथे गुरु रामदास रामदास ने दोस्तों रामदास ने इसकी रामदास ने इसकी शुरुआत की थी और किसके समय में पूरा हुआ? तो अर्जुन देव के समय में। सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव। दोस्तों स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरमिंदर साहब के नाम से। अमरनाथ कहां पर है? तो अमरनाथ दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों, कश्मीर में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में। कोणार्क कहाँ है? तो दोस्तों उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। बालू मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मुख्यतः कपास की खेती कहाँ कर होती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश स्टेट्स में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। काली मिट्टी और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी की होती है। काली मिट्टी को दोस्तों स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जब मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें फट जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं? स्वतः जुती हुई मिट्टी भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, डल झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डल झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, कहां पर स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। डल झील कहां पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ओडिशा में कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील स्थित है, पूछा जा रहा है आज के एग्जाम में। चिल्का झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील स्थित है? तो गोविंद सागर झील, जो प्रमुख झील है, गोविंद सागर झील। उत्तराखंड में कौन सी है? तो नैनीताल, खुरपाताल, इस तरह की बहुत सारी झीलें कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ताल जिस झील में लगा हो लगभग बेसिकली वो उत्तराखंड स्टेट में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का विषाद किसे कहते हैं? यहां पर विषाद शब्द आया हुआ है दोस्तों। कभी कभी ज्यादातर ये आपका क्या लिखा होता है? तो शोक लिखा रहता है। ये प्रश्न आज के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। दामोदर है बिहार का विषाद, सोन नदी है, कोसी है या फिर गंडक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा। बिहार का विषाद या बिहार का शोक कौन सी है? तो कोसी नदी है दोस्तों। और दामोदर कहाँ का विषाद है? तो दोस्तों बंगाल का विषाद है। कहाँ का? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं बंगाल का शोक कहते हैं। दोस्तों इन नदियों को शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोस्तों मौसम वर्षा ऋतु में अपना मार्ग परिवर्तन करती हैं और अतिरिक्त बहाव जल के कारण इसमें सामने आने वाली जल भूमि जो होती है, फसलें होती हैं, बस्तियां कॉलोनियां होती हैं, वो तबाह हो जाते हैं। जैसे लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए इन नदियों का को शोक या विषाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उस संगठन का नाम बताओ जो बच्चों के कल्याण की देख रेख करता है। तो दोस्तों इसका यूएनडीपी, एनएफपीए, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ दोस्तों बच्चों की देखरेख के लिए बनाया गया हुआ एक संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित हुए बच्चों की देखरेख के लिए इस संगठन का, यूनिसेफ का गठन किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा में। इसका दोस्तों मुख्य है क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सती प्रथा का विरोध किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 1829 में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पे ही उस समय के जो गवर्नर थे ब्रिटिश भारत के, विलियम बेंटिक, उन्होंने ही सती प्रथा का भारत में रोक लगा दी थी। कौन? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने किस पे रोक लगा दी थी 1829 में? तो सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सिफारिश पे सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे छोटा राज्य है तो वो है गोवा। अगर दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। अगर तीसरा सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, दूसरा क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। फिर कौन सा है? सिक्किम। अगर ये दोनों भी ऑप्शन में ना रहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा। ये दोस्तों भारत के सबसे। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा दोस्तों? देखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी,
राखलदास बनर्जी या फिर जेम प्रिंसेप। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों अशोक के सर्वप्रथम शिलालेखों का अध्ययन किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के सर्वप्रथम शिलालेखों का अध्ययन किया था। जॉन मार्शल दोस्तों कौन थे? तो उस समय के क्या थे जॉन मार्शल? उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल थे। दयाराम साहनी कौन थे दोस्तों? तो इन्होंने क्या की है? हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त ने क्या किया था? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 जून, 21 जून, 11 जून या फिर 3 जून। दोस्तों आपको फटाफट बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 जून को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ये बात आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि 21 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गंगा नदी, महानदी, सतलज नदी या फिर गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। भाखड़ा नागला बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल सबसे बड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मेनका नहर, पुलवामा नहर, घाघरा नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। इस कितनी लंबी है? तो समथिंग 650 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। कितनी लंबी है? तो 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से है। ऑप्शन देख लेते हैं। बोलीविया, रूस, वेटिकन या ब्राजील। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा जनसंख्या और पॉपुलेशन या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है दोस्तों।
विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, चीन, कनाडा या फिर लंदन। आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य देश कौन सा है। ऑप्शंस ये हैं, अमेरिका, चीन, कनाडा या फिर लंदन। इसका दोस्तों सही जवाब होगा, वो होगा कनाडा। कितनी लंबी तटरेखा है? तो इसकी जो तटरेखा है वो 20 20 80 2,02,080 किलोमीटर इसकी तटरेखा है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है दोस्तों? दिल्ली में जो लोगों की कब्र या कब्र है वो या समाधि स्थल है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो स्थल है उसके बारे में पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहते हैं या शक्ति वाली महिला भी कहते हैं, क्योंकि भारत की एक समय में सबसे शक्तिशाली महिला थी। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो है इंदिरा गांधी की। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो इनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जानते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को दोस्तों राजघाट के नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से। राजीव गांधी को की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखेंगे पद पर रहते हुए राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। हमारे प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हो गई थी, तो इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ दोस्तों? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? ऑप्शंस हैं 1931, 1930, 1931, 1932 या फिर 1933। आपका इसका जवाब फटाफट देना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसमें दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किन किन लोगों ने भाग लिया था, या तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया का ही हिंदी अर्थ है ये। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अगर गेटवे ऑफ इंडिया लिखा होता तो आप शायद दोस्त आसानी से समझ जाते, पर यहां पर क्या लिखा है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गुजरात, दिल्ली, मुंबई या फिर केरला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। मुंबई में कौन सा है? तो गेटवे ऑफ इंडिया या फिर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? वो कहते हैं मुंबई को। दोस्तों 1911 में जब लॉर्ड हर्डिन और राज दरबार से लोग भारत में आए थे, तभी
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, उसी के माध्यम से आए थे। तो इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों कहते हैं। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर इंडिया गेट में। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहुत ही सरल प्रश्न है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1969 में, 1976 में, सॉरी 1979 में या 1955 में। दोस्तों यहाँ पर 18 होना चाहिए आपका, 1800 गलत टाइप हो गया है, टेक्निकल टीम की एरर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 में। कहां हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और गांधी जी के जन्म को हम किस दिवस को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को दोस्तों हम किस रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने, मोतीलाल नेहरू ने, लॉर्ड डफरिन ने, या दादा भाई नौरोजी ने? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शंस क्या है? अजातशत्रु, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, या पार्श्वनाथ? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन से थे दोस्तों? तो 23वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 23वें। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? तो 24वें थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का असली प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के समय में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों सबको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी का समय काल क्या था? 1846। या फिर भारत में जब रेल चली उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का गठन हुआ था। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 1894 से 1900 के करीब। और इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से किस वर्ष हटाया गया? ऑप्शंस हैं 2009, 2009, 2008, 2006, या फिर 2004? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 2006। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006 में हटाया गया। इससे पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। प्लूटो को हटाने के बाद ग्रहों की संख्या कितनी बची? तो 8 बची।
अगला प्रश्न, आराम हराम है या किसने या नारा या किसका नारा था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? दोस्तों ये किसका नारा था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा नारा दिया था? जय हिंद। और कौन सा नारा दिया था? तो दिया था तुम मुझे खून दो, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या तेग बहादुर? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरु नानक देव। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? तो दोस्तों ये 10वें नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर। गुरु अमरदास कौन से थे? तो दोस्तों ये तीसरे नंबर के, तीसरे, और तीसरे थे तेग बहादुर। दोस्तों किस नंबर के थे? तो 9वें नंबर के, 9वें गुरु थे। कौन से? 9वें। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी, तलवंडी नामक गुरु तलवंडी नामक स्थान पे पंजाब में हुआ था, जिसे ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? परमार शासक, चंदेल शासक, प्रतिहार शासक या चौहान शासक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासक ने खजुराहो का मंदिरों का निर्माण कराया था। तो खजुराहो में कौन सा प्रमुख मंदिर है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। खजुराहो का कौन सा प्रमुख मंदिर है जिस, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक, कापरनिकस, केपलर ने या वास्को दा गामा ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 में दोस्तों। कब किया था? समुद्री मार्ग दोस्तों, इससे पहले स्थल मार्ग से भारत लोग आते जाते थे, पर समुद्री मार्ग की प्रथम बार वास्को द गामा, जो पुर्तगाल का निवासी था, उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका क्या हुआ, कब किया था? 1498 में। केपलर कौन थे? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, खगोल शास्त्री थे। काकरनिकस भी एक खगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे। अगला, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको करके जाना अपने एग्जाम में और लगा के जाना। आज के जो परीक्षा में कुछ प्रश्न आए हुए थे, मैं उनको आप जिक्र करता हूं। आज की जो परीक्षा में आपके एग्जाम में प्रश्न आए थे उनको मैं जिक्र करता हूं। जैसे आज एक प्रश्न आया था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति क्या पूछा गया था? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा श्री राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन। दोस्तों अगला एक और प्रश्न आया था, भारत के
पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और एक प्रश्न आया था जो हमको बच्चों से जानकारी हुई, झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड की रांची, रांची इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न एक आया था, इसरो का पूरा नाम, जो हमारे कुछ बच्चों ने आज एग्जाम दे के आए हैं उनको ये प्रश्न याद थे, उन्होंने हमको बताया कि सर ये प्रश्न पूछे गए थे आज के परीक्षा में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो आपको 35 प्रश्न का वीडियो कराया गया है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लेके आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम चल रहा है, आपकी तैयारी